ओके, आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह अनसर्टेनिटीज़ वाले टॉपिक को जो है मुकम्मल कवर करेंगे। सबसे पहले इसके कंसेप्ट जानेंगे कि अनसर्टेनिटी होता क्या है, और फिर इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे। क्योंकि पेपर में जो है आपका सिर्फ डेफिनेशन नहीं पूछा जाता, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और अक्सर जो है बच्चे इन प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, गलत करते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर आपके पास प्रॉब्लम हो तो अनसर्टेनिटीज़ को लेके हमने कैसे सॉल्व करना है वो हम आज सीखेंगे। तो अनसर्टेनिटी होता क्या है? आप देखें, कोई भी हम जो है चीज़ की मेयर करें, कोई भी अगर आपके पास मेयरमेंट हो तो वो आपके पास जो मेयरमेंट है वो परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है, कोई भी अगर आप मेयरमेंट ले लें तो वो मेयरमेंट एग्जैक्टली जो है एक्यूरेट कभी नहीं होता। उस मेयरमेंट में कुछ ना कुछ डॉट होती है। ठीक है, उस मेयरमेंट में थोड़ी बहुत इरर होती है। तो उस आपके पास इरर की मैग्नीट्यूड को हम क्या कहलाते हैं, अनसर्टेनिटी कहलाता है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि अनसर्टेनिटी एस्टिमेट हाउ स्मॉल और लार्ज द एरर इज। हमारा जो मेयरमेंट है, ठीक है, उसमें जो एरर है वो कितना ज़्यादा है या कितना कम है, एक्चुअली वो बताता है, वो एस्टिमेट करता है अनसर्टेनिटी। ठीक है, एज देयर इज अनसर्टेनिटी टू सम एक्सटेंट इन एवरी मेयरमेंट। ओके, सो हम जो है कोई भी आपके पास जो मेयरमेंट है उसको उस जो है बेस्ट एस्टिमेट के साथ अनसर्टेनिटी को भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। चलें, फॉर एग्जांपल जो है मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक जो है मेयरमेंट है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ओके, 5.07 5.07 प्लस माइनस 0.02 प्लस माइनस 0.02। तो ये क्या है, आपके पास एक मेयरमेंट था। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो आपके पास क्या है, बेस्ट एस्टिमेट है। और ये वाला जो पोर्शन है वो आपके पास क्या है, अनसर्टेनिटी है। इतना हमारे मेयरमेंट में क्या है, अनसर्टेनिटी है। तो अब यहाँ पर अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है, आपको कुछ आइडिया है? हाँ, हाँ, तो आंसर जो है, चले मैं यहाँ पर लिखता हूँ। यहाँ पर देखो, मैं इस 5.07 में से मैं 0.02 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या आएगा, 5.07 में से मैं अगर 0.02 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये 5.05 आएगा। 5.05। ठीक है, और अगर मैं 5.07 में 0.02 को ऐड करूँ तो क्या आंसर आएगा, एग्जैक्टली 5.09। तो यहाँ पर इस प्लस माइनस 0.02 का मतलब ये है कि जो एक्सपेरिमेंटर है जिसने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके ये मेयरमेंट लिया है, ठीक है, वो कॉन्फिडेंट है कि उसका जो मेयरमेंट है वो 5.05 से 5.09 के बीच में जो है वो लाई करता है। ठीक है, तो 0.5.05 से 5.09 के बीच में क्या करता है, वो जो एग्जैक्ट जो मेयरमेंट की वैल्यू जो है वो लाई करता है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो आपके पास जो मेयरमेंट है वो ये तो कंफर्म है कि 5.05 से कम नहीं हो सकता, और ये भी कंफर्म है कि वो जो वैल्यू है वो 5.09 से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? सो आपके पास क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है इसे हम अनसर्टेनिटी कहलाता है, और ये वाला जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है, बेस्ट एस्टिमेट है। तो अब आगे हम क्या करेंगे, अभी हम सीखेंगे कि जो है हम कैलकुलेशन में अनसर्टेनिटी को कैसे इंडिकेट करते हैं। कोई से भी अगर आपके पास दो मेयरमेंट हो और उनके साथ उनकी अनसर्टेनिटी भी गिवन हो, तो उन जो है दो मेयरमेंट को हम कैसे सम करते हैं, कैसे डिफरेंस करते हैं, कैसे हम उनको डिवाइड करते हैं, कैसे हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, यहाँ से जो है कोई एक आज जो है आता ही आता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ओके, सो हम आगे जो है पहले जो है प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो मैं इसको रिमूव करता हूँ। ये ज़रा आप पढ़ें, ये जल्दी से ऊंचा बोलें और पढ़ें। जी,
देन फाइंड द थिकनेस ऑफ द मेटल पार्ट ऑफ द पाइप इंक्लूडिंग अनसर्टेनिटी इन इट। ओके, आपके पास क्या है, एक मेटल पाइप है जो कि मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। तो कहते हैं कि इस मेटल पाइप का जो इंटरनल जो डायमीटर है वो कितना है, इंटरनल डायमीटर की अनसर्टेनिटी में उन्होंने दिया हुआ है। तो देखो ये जो D1 है ये बेस्ट एस्टिमेट है, और ये डेल D1 है ये एक्चुअली क्या है आपके पास जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है। तो देखो ये आपके पास इतनी अनसर्टेनिटी है, ठीक है, और ये आपके पास यूनिट मिलीमीटर में है, और उसकी जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो कितनी है 102.79 प्लस माइनस 0.05 है। तो आपने क्या फाइंड करना है, इस मेटल पाइप की थिकनेस फाइंड करनी है इंक्लूडिंग अनसर्टेनिटी इन इट। आपने अनसर्टेनिटी को इंक्लूड जो है करके क्या करना है, इस मेटल पाइप की जो है थिकनेस फाइंड करना है। क्लियर हो गया। सो कैसे, हाँ कैसे फाइंड करेंगे, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, इस एक्सटर्नल जो डायमीटर में से इंटरनल डायमीटर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल डायमीटर को इंटरनल डायमीटर से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी थिकनेस आएगा। ऐसे ही बात है ना। तो देखो ये पूरा के पूरा एक्सटर्नल जो डायमीटर है और ये इंटरनल डायमीटर है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा, और यही हमारे पास थिकनेस होगी। क्लियर हो गया। सो चले मुझे जल्दी जल्दी लिखवाओ, मैं जो है लिखता हूँ इंटरनल जो डायमीटर है वो क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटरनल डायमीटर इक्वल टू D1 प्लस डेल T1 इक्वल टू 101.41 प्लस माइनस यस 0.05 एग्जैक्टली मिलीमीटर था। और इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है, एक्सटर्नल डायमीटर है D2 प्लस डेल D2 इक्वल टू 102.79 प्लस माइनस 0.05 मिलीमीटर। तो आपने क्या जो है फाइंड करना है, थिकनेस ऑफ पाइप, थिकनेस ऑफ पाइप आपने, चलो मैं इसको टी का नाम देता हूँ, टी आपने क्या करना है, इंक्लूडिंग अनसर्टेनिटी आपने फाइंड करना है। तो सिंपली क्या करना था आपको, जो थिकनेस है, चलो मैं इसको डी का नाम देता हूँ, ठीक है। वो जो है क्या होता है, मैंने क्या बोला था, कैसे आप फाइंड करेंगे, टू फाइंड द थिकनेस ऑफ द पाइप, यस एग्जैक्टली। सो मैं क्या करूँगा, टी इज इक्वल टू D2 माइनस D1 करूँगा। ओके, D इज इक्वल टू D2 माइनस D1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या है, अनसर्टेनिटी भी हमने इंक्लूड करना है। तो कैसे करेंगे, चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ। ओके, जो थिकनेस है उसको मैं D का नाम देता हूँ। तो मेरे पास D होगा दैट इज इक्वल टू, आपके पास एक्सटर्नल डायमीटर, तो एक्सटर्नल डायमीटर ये है दिस माइनस दिस, तो करें शाबाश, ये D2 प्लस डेल D2, ये आपके पास एक्सटर्नल डायमीटर है, माइनस, और ये इंटरनल डायमीटर है D1 प्लस डेल D1। ओके ओके, अब मैं आगे सोल्व करता हूँ। आप इसको सोल्व करने का तरीका सुने, ठीक है। ये मैं साथ साथ प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स का जो है कराते वक्त मैं साथ साथ आपको इनकी तरीका भी बताते चलूँगा। तो अगर आपके पास कोई अनसर्टेनिटी भी साथ हो किसी मेजरमेंट के साथ, और कोई भी दो मेजरमेंट जो है आपने जमा करना हो या नफी करना हो, तो तरीका क्या है, तरीका ये है कि आपने जो बेस्ट एस्टिमेट है उनको क्या करना है, माइनस करना है। चूंकि हम अभी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप करेंगे D2 माइनस D1 करेंगे, और उनकी जो अनसर्टेनिटी है उनको आपस में माइनस नहीं करेंगे। ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं, अनसर्टेनिटी को आपने आपस में जमा करना है, ठीक है। बी केयरफुल नॉट टू सब्ट्रैक्ट अनसर्टेनिटीज, okay, because when subtracting measurements uncertainties always gets worse as more measurements are combined। चले मैं इसको आपको कराता हूँ तो समझ आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ D2 माइनस D1, ओके, D2 माइनस D1,
और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लस माइनस, और अनसर्टेनिटी को क्या करता हूँ मैं ऐड करता हूँ, डेल D1 प्लस डेल D2। क्लियर हो गया? तो मैं दोबारा बताता हूँ, एक्चुअली मैंने सब्ट्रैक्ट करना था, तो जो बेस्ट एस्टिमेट है उनको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा D2 माइनस D1। अगर मैंने जमा करना होता तब भी मैं ऐसा करता, इनके बेस्ट एस्टिमेट को यहाँ पर जमा करता, और इनकी जो अनसर्टेनिटीज को मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ऐड करता हूँ। तो यस, तो चाहे वो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं चाहे आप ऐड कर रहे हैं, आपने अनसर्टेनिटीज को क्या करना है, हमेशा ऐड ही करना है, जमा ही करना है। तो शाबाश, मुझे जल्दी से वैल्यूज जो है लिखवाएं। ओके, सो d इज इक्वल टू D2 माइनस D1, क्या है आपके पास, ये D2 था, ये D1 था। ओके, 102.79 माइनस 101.41। ओके, और यहाँ पर यूनिट मिलीमीटर है, ठीक है, तो आप यहाँ पर मिलीमीटर भी लिखें, प्लस माइनस डेल D1 प्लस डेल D2, तो दिस इज डेल D1 एंड दिस इज डेल D2, तो बोथ आर इक्वल 0.05 प्लस 0.05, और फिर मैं यहाँ पर इसका यूनिट लिखता हूँ मिलीमीटर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा खूबसूरत करके लिखता हूँ, प्लस माइनस। ओके, आप आगे सॉल्व करें, शाबाश। आप d इज इक्वल टू इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, क्या आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, शाबाश। ये आएगा मेरे ख्याल से 1.38 आएगा, ठीक है, 1.38 आएगा ये, और फिर ये प्लस माइनस को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, और फिर इन दोनों को आपने जमा करना है, तो 0.05 प्लस 0.05 आपके पास आएगा 0.10 आएगा, ठीक है, और फिर आप ऐसे जो है ब्रैकेट करें और फिर मिलीमीटर लिखें। तो देखो, आपने ऐसे फाइंड करना था। ओके, समझ आ गया? यहाँ तक कोई मसला है? ओके, सो आपको ऐसे सॉल्व करना है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो आगे बढ़ूँ मैं? ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर जो है चले मैं आपको एक और जो है एग्जांपल कराता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अब आपको जमा और नफी करना सीख गए, अनसर्टेनिटी को आपने इंक्लूड करके कैसे जमा करना है या कैसे नफा करना है। अब मैं जो है आपको जो है प्रोडक्ट सिखाता हूँ कि आपने कैसे जो है अनसर्टेनिटी को इंक्लूडिंग रख के जो है प्रोडक्ट करना है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि चलो, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर रूम है, ठीक है, एक मेरे पास ये देखो एक रेक्टेंगुलर रूम है, चलो इसको मैं रेक्टेंगुलर रूम कहता हूँ, और इसका जो लेंथ है वो कितनी आई है मेरे पास, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसकी जो लेंथ है वो 3.955, 3.955 प्लस माइनस 0.005, और जबकि इसकी जो विड्थ है वो है आपके पास W is equal to 3.050 प्लस माइनस 0.005, ठीक है, और ये भी आपके पास मीटर में है और ये भी आपके पास मीटर में है। तो इस रेक्टेंगुलर रूम का लेंथ ये है और इस रेक्टेंगुलर रूम का विड्थ ये है। आपने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रूम एंड इट्स अनसर्टेनिटी। कैलकुलेट द एरिया, आपको एरिया फाइंड करना है, एंड इट्स अनसर्टेनिटी, इसके अनसर्टेनिटी भी फाइंड करना है, एंड इट्स अनसर्टेनिटी भी फाइंड करना है जी। उसी तरह करना है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको थोड़ा बहुत जो स्टेप्स करना होगा। चलो मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे करना है आपने, ठीक है। तो चले मैं करता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो लेंथ और जो आपके पास विड्थ है उनको हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटीज में जो है कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मेरे पास ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज में है, ये इसे हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज कहलाते हैं। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटीज में जो है कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटीज में, वो अभी हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। तो लेंथ है मेरे पास L इक्वल टू 3.955
प्लस माइनस 0.005। ओके ओके ओके, ये मेरे पास लेंथ है, इसको मैंने जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो लेंथ और जो आपके पास विड्थ है उसकी वैल्यू को मैं थोड़ा जो है अपनी आसानी के लिए चेंज करता हूँ। ठीक है, चलो मैं इसको यहाँ पर चेंज करता हूँ और इसको भी यहाँ पर चेंज करता हूँ ताकि मुझे जो है कैलकुलेशन करना ना पड़े। ये है आपके पास 4.050, 4.050, और ये आपके पास विड्थ है 2.955। ठीक है, सो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, लेंथ को 4.050 लिखता हूँ, 4.050। समझ आ गया? ओके, सो इसको हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी में पहले जो है कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे करेंगे, 4.050 प्लस माइनस इस अनसर्टेनिटी को लिखेंगे 0.005। ओके, फिर मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ जो मेरे पास जो बेस्ट एस्टिमेट है लेंथ का, जो कि मेरे पास 4.050 था, उसको यहाँ पर डिवाइड करता हूँ। क्योंकि मैंने परसेंटेज फाइंड करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाइड पे 100 करता हूँ और यहाँ पर परसेंट का सिंबल डालता हूँ। अब समझ आ गया? अब समझ आ गया? तो देखो इसी तरह मैंने क्या करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना है। तो ये इक्वल होगा, ये चीज़ ऐसे ही आएगा, 4.050 प्लस माइनस, आप इन जो है टर्म्स को आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ, ये आएगा 0.12%, 0.12%। ठीक है, ये आप खुद जो है कैलकुलेटर में डालें और देखें। इसी वजह से मैंने इन वैल्यूज़ को जो है चेंज किया ताकि हमारा टाइम बच सके। तो क्लियर हो गया? सो ये आपके पास देखो, ये आपके पास ये लेंथ जो है क्या है, किस फॉर्म में है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के फॉर्म में है, जबकि ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी में है। ठीक है, समझ आ गया? इसी तरह विड्थ को भी जो है क्या करें, आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करें। शाबाश। तो वेट क्या है, वेट इज इक्वल टू 2.955 था, 2.955 प्लस माइनस 0.005 था। तो शाबाश, आप खुद बोलें, ऊंचा बोलें, ऊंचा बोलें, बोलें। बिल्कुल सही है। तो अब देखो, आपने इसको बेस्ट एस्टिमेट इसी तरह आएगा, 2.955 प्लस माइनस बाकी जो है इसको आप कैलकुलेटर करें तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.17%। ठीक है, ये आपके पास पहला स्टेप है। आपने जितने भी गिवन डेटा हैं उनको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से परसेंटेज अनसर्टेनिटीज में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एरिया का फार्मूला यहाँ पर लिखता हूँ। सो रेक्टेंगल की जो है मैंने एरिया फाइंड करना है, तो फार्मूला क्या होगा, क्या होगा फार्मूला एरिया, एग्जैक्टली एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू वेट होगा। अब आप क्या करें, सिंपली मल्टीप्लाई करें। चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सो एरिया लेंथ लिखवाओ, जो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, ठीक है, उसको आपने, ये आपके पास लेंथ है और ये आपके पास क्या है, ब्रेथ है। ठीक है, ओके, सो लिखवाओ लेंथ क्या है, 4.050 प्लस माइनस 0.12%। ये लेंथ हो गया, मल्टीप्लाइड बाई वेट लिखवाएं, 2.955 प्लस माइनस 0.17%। ठीक है, तो देखो ये आपके पास लेंथ मैंने यहाँ पर लिखा है, मल्टीप्लाइड बाई ये आपके पास वेट यहाँ पर लिखा है। आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, शाबाश बताओ। जी जी, मैं क्या करूँगा, दोबारा बोलें, ऊंचा बोलें, शाबाश।
हम्म, वेरी गुड। हाँ, यही चीज़ तो नहीं करना है, यही चीज़ तो गलती करते हैं बच्चे। क्या करना है इस केस में भी, चलो मैं पहले लिखता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। 4.050 मल्टीप्लाइड बाई 2.955। ओके, ये सारा आपके पास मीटर में है तो आप साथ साथ मीटर लिखें, और फिर प्लस माइनस 0.12% प्लस 0.17% हो गया। अब समझ आ गया। आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई के केस में भी जो बेस्ट एस्टिमेट है, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करना है। बेस्ट एस्टिमेट मेरे पास क्या था, यहाँ पर 4.050 और यहाँ पर 2.955, उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जो अनसर्टेनिटी है उनको आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई के केस में भी उनको भी आपने आपस में क्या करना है, जमा करना है। तो ये गलती आपने नहीं करना है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर जमा किया है। इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास आंसर आएगा 12.20। ठीक है, इसके साथ भी यहाँ पर तो जाहिर सी बात है मीटर स्क्वायर होगा क्योंकि ये एरिया है, ठीक है। तो आपके पास मीटर स्क्वायर होगा, और प्लस माइनस इन अनसर्टेनिटी को दोनों को आप आपस में जमा करें तो क्या होगा, 0.12% प्लस 0.17%, 0. वेरी गुड 29%, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखो हमने क्या किया, एरिया फाइंड किया है इस जो है रेक्टेंगुलर रूम का, जो कि हमारे पास ये आया है, और अनसर्टेनिटी को भी क्या किया हमने, इंक्लूड किया है, और हमने अनसर्टेनिटी को भी फाइंड किया है। लेकिन अब यहाँ पर आके आपने क्या करना है, इसको अगेन जो है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। वी हैव टू कन्वर्ट इट बैक टू फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, ठीक है। सो कैसे जो अब देखो, हमने जो है सीखा कैसे हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी से, सॉरी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से परसेंटेज अनसर्टेनिटी में आना है। अब जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी से फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में कैसे जाएंगे, तो ये तो बहुत सिंपल है। कैसे जाऊंगा, एरिया इज इक्वल टू 12.20, ओके, प्लस माइनस ये आपके पास जो अनसर्टेनिटी वो लिखूंगा 0.29, क्योंकि ये परसेंट है, हमने परसेंट से फ्रैक्शन में चला जाना है, तो दिस परसेंट मीन्स 1/100, तो मैं डिवाइड बाई 100 करता हूँ, ओके। फिर मल्टीप्लाइड बाई दिस बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू, तो 12.20, ओके। सो होल ब्रैकेट, क्योंकि मेरे पास यूनिट मीटर स्क्वायर है। समझ आ गया। तो आपने परसेंटेज से दोबारा फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में कैसे जाना है, दोबारा बताता हूँ। जो 0.29% है उसको आप कैसे लिखेंगे, 0.29% मीन्स डिवाइडेड बाई 100, फिर मल्टीप्लाइड बाई आपके पास जो बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू था उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोबारा क्या होंगे आपके पास, ये जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट होगा। क्लियर हो गया, ओके। इक्वल टू 12.20, इस होल पार्ट को अगर आप कैलकुलेटर करें तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ, तो ये आएगा आंसर 0.035 मीटर स्क्वायर आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। तो उस रेक्टेंगुलर रूम का जो एरिया है वो कितना होगा, 12.20, और उसकी अनसर्टेनिटी कितना है, 0.035 है, ठीक है। तो आप 12.20 में से 0.035 को सब्ट्रैक्ट करें, और 12.20 में जो है 0.035 को आप ऐड करें, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो है एक्चुअल इसकी एरिया की जो है वैल्यू वो लाई करेगा। यहाँ तक समझ आ गया। इससे रिलेटेड असाइनमेंट है, ठीक है, आपके बुक में असाइनमेंट 1.3, वो आपने खुद करना है। अब मैं चेक करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, ओके। तो देखो प्रोडक्ट के केस में कैसे करना था, समझ आ गया, समझ आ गया, ओके। अब हम आगे आते हैं कि एक और प्रॉब्लम करते हैं, तो उससे आपको मज़ीद जो है समझ आ जाएंगे कि अगर आपके पास पावर में हो, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो आपका अनसर्टेनिटी, तो उस वक्त आपको कैसे जो है सॉल्व करना है, कैसे आपने डील करना है, वो हम जो है यहाँ पर सीखेंगे, ओके। चलें मैं आपको क्वेश्चन जो है यहाँ से दिखाता हूँ आपके बुक से ही,
ओके, यहाँ पर देखो ये असाइनमेंट 1.3 है। मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ जल्दी से। दी वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज की जो मेजरमेंट है उन्होंने लिया हुआ है 7.3 वोल्ट प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, इसकी अनसर्टेनिटी भी गिवन है। एंड करंट, ठीक है, जिसको उन्होंने आई से रिप्रेजेंट किया है, आई प्लस डेल आई इस मियर इज 2.73 प्लस माइनस 0.05 एम्पियर। तो आपने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस और बाय यूजिंग ओहम्स लॉ आर इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय आई। तो R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I, इस फार्मूले से जो कि ओहम्स लॉ है, आपने क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। आपके पास वोल्टेज भी गिवन है, आपके पास करंट भी गिवन है, ये देखो दोनों वैल्यूज आपके पास गिवन है अनसर्टेनिटी के साथ। तो आपने क्या करना है, रेजिस्टेंस को भी जो है फाइंड करना है इसकी अनसर्टेनिटी के साथ। क्लियर हो गया? तो कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको चलो स्टेप्स बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने इस वोल्टेज को जो कि यहाँ पर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में गिवन है, आपने इसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना है, जिस तरह भी हमने किए। बिल्कुल इसी तरह आपने करंट को भी क्या करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना है। इसके बाद फिर आपस में डिवाइड करना है। तो डिवाइड क्या होगा, डिवाइड इस तरह होगा कि इनकी जो आपके पास बेस्ट एस्टिमेट है वो आपस में डिवाइड होगा, लेकिन अगेन यहाँ पर भी इनकी जो अनसर्टेनिटी है वो क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, ऐड होगा। समझ आ गया? समझ आया कि नहीं आया, ऊंचा बोलें। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, यहाँ पर भी आपने क्या करना है, पहला स्टेप, इन दोनों वैल्यूज को, वोल्टेज और करंट की वैल्यूज को आपने क्या करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज में कन्वर्ट करना है। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, उनको आपस में डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते वक्त ख्याल रखना है, आपने इनकी जो बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पर 2.73 है और 7.3 है, इनको आपस में डिवाइड करना है, जबकि इनकी जो अनसर्टेनिटी है इनको आपने डिवाइड नहीं करना है, ऐड करना है। फिर आपका जो है आंसर आएगा। फिर आंसर को आपने दोबारा क्या करना है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना है। सो ये आपका असाइनमेंट है, बिल्कुल इसी जो मैंने आपको कराया था अभी उसी से रिलेटेड है। तो आपने खुद करना है और मुझे दिखाना है, ठीक है। आगे मैं अभी बढ़ता हूँ। ओके, इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एग्जांपल की तरफ आते हैं। सो ए बॉल ड्रॉप्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम एन अननोन हाइट h, the time t it takes for the ball to hit the ground is mere to be t plus del t is equal to 1.3 plus minus 0.2 second. Okay, the height is related to this time by the equation h is equal to 1 by 2 gt square, where g is equal to 9.81 meter per second square. Assume that the value for g carries no uncertainty and calculate the height h including its uncertainty. Yes, तो वो कहते हैं कि आपके पास एक बॉल है, उसको एक अननोन हाइट से, चलो मैं यहाँ पर, ये आपके पास फॉर एग्जांपल हाइट है, वो हाइट मुझे नहीं पता है, तो ये बॉल यहाँ पर रेस्ट में है, तो यहाँ से क्या किया है, इसको छोड़ा गया है नीचे ज़मीन पे, ठीक है, फ्लोर पे, ग्राउंड पे। तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगा है, वो टाइम यहाँ पर क्या है, गिवन है। यानी यहाँ से इस ग्राउंड तक हिट करने में उसे जितना टाइम लगा, वो टाइम अनसर्टेनिटी के साथ गिवन है, और वो कितना है, इतना है 1.3 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड। तो आपने क्या फाइंड करना है, ये जो हाइट फाइंड करना है कि वो बॉल जो है ग्राउंड से कितनी हाइट पे था, और वो हाइट कैसे फाइंड करेंगे, वो फार्मूला भी यहाँ पर आपके पास गिवन है, h इज इक्वल टू 1 बाई 2 जी टी स्क्वायर। और यहाँ पर जो g है वो हमें पता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उन्होंने काम हमें थोड़ा आसान किया, उन्होंने कहा है कि जो आपके पास जो g है क्या है, इसमें कोई जो है अनसर्टेनिटी नहीं है, ठीक है, ये इसमें जीरो अनसर्टेनिटी है। सो आपने क्या करना है, कैलकुलेट दी h इंक्लूडिंग इट्स अनसर्टेनिटी। सो बहुत ही इजी है। ओके, सो सिंपली आपको क्या करना होगा, इस t की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना होगा, सोल्व करना होगा, आपका आंसर आएगा। तो चलें मैं इस डेटा को यहाँ पर लिखता हूँ। तो टाइम लिखवाएं मुझे, शाबाश। टाइम क्या है, मैं यहाँ पर टाइम जो है लिखता हूँ, टाइम इक्वल टू t प्लस डेल टी इक्वल टू, ये था 1.3 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड। और जो मेरे पास g था, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्योंकि इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। सो 9.81 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है हाइट, ठीक है, आपने हाइट फाइंड करना है यानी, और उसकी अनसर्टेनिटी भी फाइंड करना है। सो h प्लस डेल h आपने क्या करना है, फाइंड करना है। और फार्मूला उन्होंने खुद ही हमें बताया हुआ है कि क्या है, फार्मूला क्या था शाबाश बताओ, ये था हाइट का h इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो सिंपली हमें क्या करना होगा, काम बहुत आसान है। आपने एच फाइंड करना था, एच का फार्मूला उन्होंने खुद गिवन है, और यहाँ पर टू भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, वैल्यूज गिवन है। तो सिर्फ और सिर्फ टी की वैल्यू को आपको क्या करना होगा, यहाँ पर पुट करना होगा। तो टी की वैल्यू भी यहाँ पर गिवन है, तो आपको इस टी और जी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना होगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगेन आपको क्या करना होगा, जो टाइम यहाँ पर गिवन है ये आपके पास क्या है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज में, तो आपको इसे सबसे पहले जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटीज में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। क्लियर हो गया। इसके बाद फिर क्या करेंगे, उसको आप यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। चलो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। तो शाबाश बताएं कि टाइम जो है वो था t प्लस डेल टी इक्वल टू 1.3 प्लस माइनस 0.2 सेकंड था। तो इसे जो है आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करो शाबाश। तो कैसे करेंगे, 1.3 यस प्लस माइनस वेरी गुड 0.2 डिवाइडेड बाय 1.3 एग्जैक्टली, और यहाँ पर परसेंट लिखेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 1.3, ओके। ये आपके पास चूंकि टाइम सेकंड में है तो मैं यहाँ पर यूनिट सेकंड में लिखता हूँ, प्लस माइनस आप इस होल जो है टर्म को क्या करें, कैलकुलेटर में पुट करें, तो ये आंसर आएगा 15.4%, 15.4%। तो ये लो हो गया आपका टाइम जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट, ठीक है। अब आप क्या करें, इस t की वैल्यूज को और इस g की वैल्यू को यहाँ पर क्या करें, पुट करें, ठीक है। ओके, सो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। सो h इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी मेरे पास है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो मैं यूनिट को फिलहाल आसानी के लिए अभी फिलहाल नहीं लिखता हूँ, एंड मल्टीप्लाइड बाई आपका जो टाइम है, ठीक है, वो यहाँ पर हमने फाइंड किया हुआ है। सो ये आपके पास था 1.35 प्लस माइनस 15.4%, और चूंकि यहाँ पर आपके पास टी स्क्वायर है तो मैं यहाँ पर भी क्या करता हूँ, स्क्वायर डालता हूँ। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। ये आपके पास 1.3 सेकेंड है, ठीक है, ये 1.3 सेकेंड है। तो चलो मैं अभी सेकेंड को भी यहाँ पर नहीं लिखता हूँ अपनी आसानी के खातिर। ओके, सो अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, h इज इक्वल टू यस, तो कैसे सॉल्व करेंगे, कोई आइडिया, 1.2 इंटू 9. अब यहाँ पर आपने गलती नहीं करना है। अब यहाँ पर अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर आंखें बंद करके a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि कुछ सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। यहाँ पर कोई फार्मूला ऐसा जो है एप्लीकेबल नहीं है। एक तो ये बात, क्योंकि यहाँ पर प्लस भी है माइनस भी है, और यहाँ पर ये अनसर्टेनिटी है, यहाँ पर कोई फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। या कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि इस स्क्वायर को इस पे भी अप्लाई करते हैं, और फिर इस स्क्वायर को इस टर्म पे भी अप्लाई करते हैं, और ये भी बिल्कुल गलत है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है इस बेस्ट एस्टिमेट के साथ क्या होगा, स्क्वायर ही होगा, इसके ऊपर स्क्वायर आएगा। लेकिन ये जो आपके पास पावर 2 है, जो स्क्वायर है, ये इस अनसर्टेनिटी के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये इस अनसर्टेनिटी के साथ जो है पावर में नहीं आएगा। ये स्क्वायर इसके ऊपर ऐसे पावर आएगा, लेकिन इसके ऊपर ऐसा पावर नहीं आएगा, इस अनसर्टेनिटी के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। चले मैं लिखता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। तो मैं करता हूँ, यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ये इस 1.3 के ऊपर भी क्या होगा, पावर में ही रहेगा, 1.3 के होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है, समझ आ गया। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटू 1.3
के होल स्क्वायर और प्लस माइनस यहाँ पर इस जो है अनसर्टेनिटी के साथ ये आपके पास जो पावर है इसका पावर नहीं बनेगा, बल्कि इसके साथ ये क्या होगा, सिंपली मल्टीप्लाई होगा। सो आप इसको 15.4 होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इस पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 15.4%, मैं ऐसे लिखूंगा। समझ आ गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। अगेन बताता हूँ कि इस बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू के साथ क्या होगा, ये पावर पावर ही रहेगा, लेकिन इस अनसर्टेनिटी के साथ ये पावर क्या होगा, पावर नहीं होगा, बल्कि इस अनसर्टेनिटी के साथ ये सिंपली मल्टीप्लाई होगा। अब मैं इसे आगे सॉल्व करता हूँ। h इज इक्वल टू, अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। मैं इसको मैं आपस में क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करें तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आपका जो आंसर आएगा वो 8.30 आएगा, 8.30। और फिर प्लस माइनस इस 2 को 15.4% के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ये बनेगा 30.8%, 30.8% होगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आ गया आपको? हेलो, यहाँ तक समझ आ गया? मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? हेलो, हेलो। अच्छा, मेरे ख्याल से आप ऑफलाइन हो गए थे, ऐसे ही है? अच्छा, मैं डिस्कनेक्ट हुआ था। अच्छा चले, मैं फिर आपको दोबारा से जो है ये जो 3 स्टेप आपको जो है नहीं समझ आए, वो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। ये कहाँ से जो है ऑफलाइन हो गया था? जी जी। हाँ, तो इसका मतलब सिर्फ यही लास्ट स्टेप है। मैं दोबारा बताता हूँ जल्दी से। तो आप क्या करेंगे, ये पावर जो है इसके साथ पावर ही रहेगा, लेकिन हाँ, ये पावर इस अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपली मैंने क्या किया है, अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, सॉरी, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, आप हो रहे, आपको नजर आ रही है स्क्रीन? ओके, चलिए मैं दोबारा बताता हूँ जल्दी से। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, इन तीनों टर्म को देखो मल्टीप्लाई किया, यानी 1.3 का मैंने होल स्क्वायर लिया है, फिर उसको 9.8 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 2 के साथ जो है डिवाइड किया है, तो मेरे पास क्या आया, 8.30 आया, ठीक है। और फिर ये जो अनसर्टेनिटी है जिसको मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना था, वो मल्टीप्लाई करके 30.8% बना, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? ओके। अब लास्ट स्टेप क्या करना होगा, देखो यही हमारे पास फाइनल जो है आंसर होना था, लेकिन हमें एक स्टेप और करना होगा, हमें इसको दोबारा फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। वी हैव टू कन्वर्ट इट बैक टू फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। सो कैसे करेंगे इसे, आप जल्दी बताओ। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही बोला आपने, मल्टीप्लाइड बाई 8.30। और चूंकि मेरे पास ये हाइट है और सारे के सारे जो यूनिट्स है वो एसआई यूनिट्स में थे, ठीक है, तो हमारे पास जो हाइट है वो भी एसआई यूनिट में ही होगा और ये मीटर होगा। क्लियर हो गया? सो इसको सॉल्व करें। सो h इज इक्वल टू 8.30 प्लस माइनस, आप इनको कैलकुलेटर में डालें, ठीक है, और सॉल्व करें तो आंसर आएगा, ये आंसर आएगा मेरे ख्याल से 2.6 आएगा, ठीक है, 2.6 मीटर। अब देखो यही आपके पास फाइनल आंसर होगा। समझ आ गया? बिल्कुल क्लियर हो गया? दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत है या नहीं है? तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अक्सर बच्चे जो है ये गलती करते हैं, पहली तो ये गलती करते हैं कि वो जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में गिवन होता है, ठीक है, डेटा, उसको परसेंटेज अनसर्टेनिटीज में कन्वर्ट नहीं करता है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना होगा। दूसरी बात क्या करते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने बताया कि जो अनसर्टेनिटीज हैं उनको अगर वो डिवाइड है तो वो डिवाइड करता है,
प्रोडक्ट हो तो वो प्रोडक्ट करते, तो ऐसा नहीं है। तो जो कि मैंने आपको यहाँ पर तरीके सारे कुछ डिटेल से बताया। फिर तीसरी गलती, वो फिर दोबारा से उसको जो है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो एंड में आपको दोबारा से उस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। ओके, सो इससे जो है रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, वो आप खुद करें। अगर हुआ तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो करा दूंगा। मुझे उम्मीद है वो सारे क्वेश्चन जो है आपसे हो जाएंगे। क्लियर हो गया? ओके, जल्दी से हम फिर एक और छोटे जो है टॉपिक की तरफ आते हैं। वो टॉपिक बस हम सिर्फ एक ओरली जो है डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी जो है 10th क्लास में जो है पढ़े हुए थे कि एरर क्या होती है। क्लियर हो गया? और एरर की टाइप्स कितनी है, और एरर्स को हम कैसे जो है रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बुक में ही समझा देता हूँ ये। ओके, मैं थोड़ा ये सारी जो है ना बुक्स में लिखी गई है डिटेल से, आपने इनको भी पढ़ना है। ठीक है, जब तक ये नहीं पढ़ेंगे आपको नहीं समझ आएंगे डिटेल्स क्लियर से। ओके, एरर्स। ठीक है, एरर क्या होता है? किसी भी मेजरमेंट में, ठीक है, कोई ना कोई डप्ट एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गया? हाँ, कोई ना कोई जो है उसमें डप्ट जो है एग्जिस्ट करता है। तो उस डप्ट को हम एक्चुअली क्या कहा जाता है, एरर कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गया? यानी कोई भी आपके पास जो मेजरमेंट है वो परफेक्ट नहीं होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट जो है वो कभी भी नहीं होता। उसमें थोड़ी बहुत गलती होती ही होती है, थोड़ी बहुत उसमें शक होती ही होती है, उसी को हम एरर कहा जाता है। और एरर की कितनी टाइप है? जनरली हमारे पास एरर की दो टाइप है। एक हमारे पास सिस्टमेटिक एरर है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, रेंडम एरर है। देखो यहाँ पर रेंडम एरर है, तो इसको जल्दी से हम यहाँ पर पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं हम देखते हैं। सो सिस्टमेटिक एरर क्या होती है? सिस्टमेटिक एरर आर दोस एरर दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सम ऑफ द सोर्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स आर। हाँ, सिस्टमेटिक एरर में आपके पास इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आती है। क्लियर हो गया? और पर्सनल एरर आती है। इंस्ट्रूमेंटल एरर का क्या मतलब होती है? ऐसे एरर जो इंस्ट्रूमेंट की जो है इम्परफेक्ट डिजाइन या उसमें जो है सही तरह कैलिब्रेशन नहीं होने की वजह से एराइज हो रहा हो, सो उन एरर्स को हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहा जाता है। क्लियर हो गया? फॉर एग्जांपल ये होती है कि एक जो है आपने लेट सपोज कोई भी लेंथ नापना है, और आपके पास जो रूलर है वो जो है परफेक्टली डिजाइन नहीं है, वो थोड़ा बहुत टेढ़ा है। यानी वो आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट खुद ही जो है वो क्या है, गलत है। तो वो जाहिर से बात है आपका मेजरमेंट करके देगा, वो रिजल्ट भी आपका गलत ही होगा। या आपके पास जो वर्नियर कैलिपर है या आपके पास जो स्क्रू गेज है, उनमें कोई ना कोई आपके पास क्या होगा, जीरो एरर होगा। ठीक है, हमने लास्ट टाइम पढ़े थे 10th में कि जीरो एरर क्या होते हैं वर्नियर कैलिपर के केस में या स्क्रू गेज के केस में। तो अगर आपके पास किसी इंस्ट्रूमेंट में ऐसा जीरो एरर है, तो और अगर आप उस जीरो एरर को जो है क्या करें, करेक्ट ना करें, और करेक्ट किए बगैर आप जो है उसकी मेजरमेंट लें, तो आपके पास जाहिर सी बात है जो आपकी जो मेजरमेंट होगी वो एक्यूरेट नहीं होगा। सो इस तरह के जो एरर्स है इन्हें हम जो है इंस्ट्रूमेंटल एरर कहा जाता है। और फिर हम इंस्ट्रूमेंटल एरर को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट। 100% एलिमिनेट तो अगर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो आप मैंने एग्जांपल देता आपको जो रूलर का, ठीक है, वो रूलर थोड़ी बहुत टेढ़ी थी, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सीधा जो है एक रूलर ले सकते हैं। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं एरर्स को। या आपके पास स्क्रू गेज हो गया, या आपके पास वर्नियर कैलिपर हो गया, या आपके पास कोई भी दूसरी जो इंस्ट्रूमेंट हो गया जिसमें जीरो एरर हो, ठीक है, तो आप उस जीरो एरर को क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा आपके पास जो एरर है वो पर्सनल एरर है। अब पर्सनल देखो, नाम से ही हमें पता लग रहा है कि पर्सनल है। यानी पर्सनल एरर का मतलब ये है कि जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है या जो मेजरमेंट ले रहा है, वो जो पर्सन जो है क्या कर रहा है, गलती कर रहा है। अब वो गलती जो है उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, ठीक है, या उसने जो एपरेटस है उनकी प्रॉपर जो है वो सेटिंग नहीं की होगी, या वो जब ऑब्जर्वेशन ले रहा होगा तब वो बिल्कुल जो है केयरफुली जो है नहीं ले रहा हो, या कुछ और भी जो है रीजन हो सकती है। ठीक है, तो इस टाइप के जो एरर है, इसको इसको हम क्या किया जाता है, पर्सनल एरर कहा जाता है।
ठीक है। और पर्सनल एरर को भी हम क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, अगर वो एपरेटस वगैरह की जो सेटिंग उसने प्रॉपर नहीं की गई हो तो वो सही तरह जो है सेटिंग किया जाए, या वो थोड़ा जो है उसकी बिल्कुल जो है पूरी अटेंशन जो है उस कैलकुलेशन या ऑब्जर्वेशन की तरफ हो, मेयरमेंट की तरफ हो। ठीक है। इस तरह क्या कर सकते हैं, या जो आपके पास लिटिल नॉलेज हो या लेक ऑफ नॉलेज हो उस बंदे के पास, तो हम एक एक्सपर्ट बंदे को वहाँ पर बिठा के पर्सनल एरर को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं आपके पास रैंडम एरर। अब रैंडम एरर का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि सेम बंदा है, अब वो बंदा लेट सपोज मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज़ उसने नापना है, तो उसने एक दफ़ा नापा तो वो आपके पास क्या आया, 6.2 मीटर जो है उसकी मेयरमेंट आए। उसने दोबारा नापा तो वो 6.1 आया, उसने फिर दोबारा नापा 6.3 आया। तो देखो वो क्या कर रहा है, बार बार उस चीज की मेयरमेंट ले रहा है और हर बार उसे अलग अलग वैल्यू मिल रही है। तो इस टाइप की एरर को हम रैंडम एरर कहा जाता है। हालांकि बंदा भी वही था और जिस चीज से वो मेयर कर रहा था वो भी वही आपके पास सेम चीज है। ठीक है। और आपके पास एपरेटस भी सेम है, सब कुछ सेम है, बट स्टिल यहाँ पर कुछ आपके पास क्या आ रही है, एरर आ रही है। आपके पास एग्जैक्ट जो है हर केस में सेम जो है वो मेजरमेंट नहीं दे रहे। तो इस टाइप की एरर को हम क्या कहा जाता है, रैंडम एरर कहा जाता है। और फिर रैंडम एरर को फिर हम कैसे जो है एलिमिनेट करते हैं, एक्चुअली हम रैंडम एरर के केस में हम एवरेज लेता है। ठीक है। रैंडम एरर के केस में हम जो है एवरेज लेता है, फिर एवरेज जो हमारे पास मेजरमेंट आती है, फिर हम उसी मेजरमेंट को कंसीडर करते हैं। सो रैंडम एरर एक्चुअली क्यों होता है, ये आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल जो कंडीशन एक्चुअली क्या होती है, वो फ्लक्चुएशन होती है नेचुरली। जैसे कि वो जिस इन्वायरमेंट में जो है वो परफॉर्म कर रहा है या वो मेजरमेंट ले रहा है, उसकी टेम्परेचर वो चेंज हो रहा होता है, या ह्यूमिडिटी या विंड, या आपके पास जो है विंड की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा होता है। तो और भी जो है डिफरेंट रीजन हो सकती हैं। समझ आ गया यहाँ तक। ओके। सो ये तो बहुत ही बेसिक्स था, इस वजह से मैं डिटेल में नहीं गया, ऑलरेडी जो है आपने 10th क्लास में डिटेल से पढ़ी हुई है। तो आज जो है हम अपनी क्लास को यहाँ पर जो है एंड कर देते हैं। ठीक है। बाकी हम जो है नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सो यहाँ तक आपने करना है। ठीक है। हमारा टाइम जो है तकरीबन हो गया है। मैं आपको जो है व्हाट्सएप पे आपने जो जो चीज़ें करना है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा कि आपने कौन कौन से असाइनमेंट और एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, और मैं आपको व्हाट्सएप पे ये बुक भी क्या करता हूँ, भेज देता हूँ। तो आपने ये असाइनमेंट और ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो ज़रूर भेजना है। रोज़ का काम रोज़ करना है, नहीं तो बाद में फिर आपका जो बर्डन है वो बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर हो गया। ओके। चलें फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और इन सारी चीज़ों को दोबारा मैं अगेन बता रहा हूँ, इनको अच्छी तरह पढ़ना है, एक एक लफ्ज़ पढ़ना है, एक एक लफ्ज़ आपने पढ़ना है। ठीक हो गया। ओके। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।